Hi, good afternoon. हमने कहाँ तक करा था, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर देंगे. 47 हमने कर लिया. Just see. और ये वाला लिखा है कि हमने पैराग्राफ. Seller's lien is a right to retain possession of goods. अगला, the seller may lose his lien. अच्छा, लास्ट लाइन क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसी की कंक्लूजन. The seller may lose his lien. The seller may lose his lien if the buyer, after receiving the document of title to the goods, endorses such document in favor of such person for value, acting in a bona fide manner, comma, then the seller may not be in a position, to exercise any lien or refuse delivery of goods to that third person. इसका मतलब क्या है? हुआ क्या? एक सेलर है, ये बायर है. सेलर ने क्या करा? बायर को सपोजिटली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सपोजिटली शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, कुछ भी ले लो. ठीक है, अब बायर ने क्या करना है? बायर इज येट टू पे. ठीक है, तो सेलर कौन है? सेलर यहाँ पे हैंडपेड. इसने अभी ना गुड्स दिए नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया है. ठीक है, गुड्स टेक्निकली इसके पास ही पड़े हैं, इसके पास, सेलर के पास ही गुड्स पड़े हैं. ही हैज ओनली गिवन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स. ठीक है, अब हुआ क्या? जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर होता है तो हम मान लेते हैं ओनरशिप ट्रांसफर होगी, है ना? हो गई जी, हमने मान लिया जी. इसके साथ साथ ओनरशिप तो देखो ट्रांसफर हो गई थी. ठीक है, अब ये बंदा कौन? बी. इसको लगता है यार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, मैं बन गया ओनर. ये फर्दर गुड्स सेल कर देता है B1 को. ये वाले गुड्स इसी बेसिस पे, इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे B1 को फर्दर सेल कर देता है. ठीक है, अब B1 क्या करता है? B1 क्लेम करता है गुड्स S से. B1 क्लेम्स गुड्स फ्रॉम S. ये जो हमने लास्ट पैराग्राफ लिखा है वो ये एग्जांपल है. वो कहता है कि ऐसे केसेस में हम जानते हैं इसका तो यार अनपेड सेलर है, इसका तो देखो लियन होना चाहिए, इसके अगेंस्ट तो था, बायर के अगेंस्ट तो लियन एक्सेस कर रहा था. लेकिन एक जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, विच ऑब्वियसली एक्टेड इन गुड फेथ एंड विद ड्यू डिलिजेंस एंड इनोसेंट बायर है, कौन सा? B1. In such cases, अगर B1 is going to ask about the goods from seller, the seller cannot exercise his lien. उसको देने पड़ेंगे.
अब कर क्या सकता है, हम आगे एक केस लॉ के थ्रू देखते हैं कि ये बंदा करेगा क्या फिर अगर इसको गुड्स भी देने पड़ जाएंगे तो। डन। ये एग्जांपल है लास्ट पैराग्राफ की। केस लॉ लिख लो प्लीज इसके नीचे। हाँ वही तो बात है कि यार इसका सामान मैंने आपको दिया, ठीक है, आपको सिर्फ टाइटल टाइटल दे दिया, आपने उस टाइटल के बेसिस पे आगे बेच दिया। पुनीत को तो लगा इसके पास टाइटल है, पुनीत ने खरीद लिया। मैंने पुनीत को बोला शक्ल सामान पकड़ लेना, पुनीत मुझसे आया सामान पकड़ने लगा, मेरे पैसे कहता मैंने दे तो दिया अनिकेत को, अब मैं तो अनपेड ही रहेगी फिर भी क्योंकि अनिकेत ने मुझे नहीं दिया आगे। ठीक है वो वाला केस है। ठीक है आगे आ जाओ। वो बना लो, एक केस लॉ का नाम लिख लो प्लीज, सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर, सिमिलर लाइंस के ऊपर है। आई विल ड्रॉ द एग्जांपल। एंग्लो इंडिया जूट मिल्स, एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस उमेद मल, वर्सेस उमेद मल 1910। हाँ जी, तो इस केस में क्या फैक्ट्स हैं, सेलर ने क्या करा है, सेलर ने बायर को, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सपोजिबली फॉर अ सेल ऑफ पर्टिकुलर क्लॉथ। इस केस में देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ पर्टिकुलर क्लॉथ। सेलर ने क्या करा, बायर को दे दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल प्लस डिलीवरी ऑर्डर, प्लस डिलीवरी ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया उसने बायर को। बायर ने उसके बदले क्या दे दिया, एक चेक दे दिया। ठीक है, अब चेक जो था वो हो गया डिसऑनर। ठीक है, चेक के डिसऑनर होने से पहले पहले, हाँ चेक हो गया डिसऑनर, तो सेलर क्या बन गया, अनपेड सेलर। इतने टाइम में बायर को लगा कि मैंने तो चेक दे दिया हुआ है, बायर ने आगे सब परचेजर को वही सेल कर दी जो सामान उससे लेने वाला था। तो सब परचेजर ने यहाँ पे क्या करा, सब परचेजर प्रोवाइडेड ही एक्टेड इन गुड फेथ एंड ही डिड हिज शेयर ऑफ इंक्वायरी। उसने नेसेसरी इंक्वायरी करी थी, मतलब उसको लगा था कि यार यही है ओनर भी। ठीक है, और साथ में गुड फेथ में उसने एक्ट करा। उसने क्या करा, सब परचेजर वेंट टू द सेलर एंड आस्क्ड फॉर डिलीवरी फ्रॉम द सेलर। ठीक है, सिमिलर वही पहले अब जो हमने पढ़ा है, इससे मांगा तो नाउ ही इज बाउंड टू गिव द डिलीवरी टू द सब परचेजर बिकॉज ही इज एन इनोसेंट पर्सन प्रोवाइड। अब सवाल क्या आता है कि यार ये बेचारा तो रुल गया, ये क्या करे, तो हमने इसको बोला कि यार तेरे पास अदर रेमेडीज हैं। अदर रेमेडीज क्या यार, ओनली इन द फॉर्म ऑफ damages compensation he can claim the amount of money, he can sue for the recovery of price। ठीक है, हाँ इसको बी को सू करेगा प्राइस की रिकवरी डैमेजेस की फॉर्म में। डन। हाँ जी, सेक्शन 73 का आईसीए में जाके चलें आगे। यस, कैसे 53 के लिए, 53 में ना थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताऊंगी। 53 में जब आएंगे ना उसकी एग्जांपल ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, वो फर्दर इस इंसान ने कुछ आगे प्लेज, आई विल टेल यू लेटर, है ना, विल सी द डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद आप डिफरेंस बनवा लो बिटवीन प्लेज, लियन एंड प्लेज। लाइन मार लो, दो चार डिफरेंसेस है बस। लियन एंड प्लेज, प्लेज क्या होता है, गिरवी रखना, और लियन क्या है, हम कर रहे हैं अपनी चीज को, अपने किसी की ओनरशिप वाली चीज को, क्योंकि वो हमारे पोजेशन में अपने पास ही रिटेन करके रखते हैं। राइट डाउन अबाउट लियन, द लियन इज द राइट टू रिटेन गुड्स, right to retain goods until the price is paid, until the price is paid। pledge में लिखिए, it is the right to retain goods as a security, it is the right to retain goods as security for the debtor's debt।
for the debtor's debt. Next, lien. Seller retains goods. Seller retains goods against the wishes of buyer. Against the wishes of buyer. Pawnee retains goods. Next, दूसरी तरफ. Pawnee retains goods with the consent of debtor. With the consent of debtor. Third point, lien. Lien terminates. Lien terminates when the price is paid. Lien terminates when the price is paid. And pledge, दूसरी तरफ difference नहीं है, similar सी बात है. Pledge is redeemed. Pledge is redeemed when debtor pays the price. When debtor pays the price. Last point. Lien does not entitle the seller to resell the goods. आगे चल के हम पढ़ेंगे रीसेल कब राइज होता है, ऑटोमेटिकली राइज नहीं होता लियन में. ठीक है, डज नॉट एंटाइटल द सेलर टू रीसेल द गुड्स. दूसरी तरफ he can sell or dispose of the goods in case of default. He can sell or dispose of the goods in case of default. हाँ जी, 47 हमने खत्म कर लिया. एक बार फटाफट क्विक रीडिंग रिवीजन के तौर पे लेते हैं 47 की. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हमने देखा था, प्री का क्वेश्चन है. ठीक है, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन द पोजेशन ऑफ देम. तो बेसिकली मतलब हम पोजेशन से, हमें टाइटल से मतलब नहीं था. टाइटल हम बेसिकली मतलब ये था टाइटल से कि हमारे पास नहीं होना चाहिए टाइटल. ये मतलब है हमारा टाइटल से. पोजेशन हमारे पास होनी चाहिए. इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली where the goods have been sold without any stipulation as to credit. अगर उधारी पे नहीं दिए तभी आप एक्सेस कर सकते थे. यहाँ उधारी का टाइम खत्म हो गया, सेकंड क्लॉज कहता है तब एक्सेस कर सकते हो. या थर्ड, where the buyer has become insolvent, अब तब एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, the seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is in the possession of the goods as agent or bailey for the buyer. तो क्या ये लियन मेरा एजेंट एक्सरसाइज कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि सेलर इज एनी पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल. क्या लिखा है? सेलर मे एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन notwithstanding that he is in the possession of the goods as agent of the agent or bailey for the buyer. एक सेकंड. seller may exercise his right of lien. ठीक है, notwithstanding that he is in the possession of the goods. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना. हाँ ऑब्वियसली वेयर हाउस वाला बंदा. ठीक है, अब वो ही इज एक्टिंग एज ए बेली फॉर द बायर नाउ. ठीक है, बट बिकॉज पोजेशन आई थिंक ओके, आई हैव नॉट डिस्पोज ऑफ माई राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. आई हैव नॉट, सपोजिबली हुआ क्या, मैंने सामान रखवा दिया एक वेयर हाउस में. ठीक है, और वेयर हाउस वाले बंदे को चाहे वो बायर का एजेंट बन गया, क्योंकि मैंने जैसे उसके पास सामान रखवाया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, लेकिन पोजेशन वो लेके नहीं गया हुआ. तो इन सच केस ऑल्सो आई कैन एक्सरसाइज माई राइट ऑफ लियन. दिस इज व्हाट इट मींस. ये माना जाएगा सामान मेरे पास पड़ा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाओ पार्ट डिलीवरी पे. वेयर एन अनपेड seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien. तो हुआ क्या, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा तो ऑफ 1000 kgs ऑफ राइस, 1000 kgs ऑफ राइस का कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ. ठीक है, एंड पेमेंट इज टू बी डन आफ्टर फुल डिलीवरी हैज बीन डन. ठीक है, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पेमेंट इज टू बी डन आफ्टर फुल डिलीवरी, तो इससे पहले पता लगता है हमारी लियन एक्सरसाइज करने का हमने हक खो दिया. ठीक है, अगर हम कहें जी पेमेंट नहीं आई, आप कहोगे आपने तो बोला था कि पेमेंट डिलीवरी के बाद करना, तो पूरी डिलीवरी हो जाएगी तो हमने पेमेंट करनी है ना. तो फुल डिलीवरी के बाद जब पेमेंट करें, इसका मतलब ये हो गया वी आर वेविंग ऑफ आवर राइट टू एक्सरसाइज लियन. तो ऐसे केसेस में हम लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. देखो ना, दो तरह से हो सकती है पार्ट डिलीवरी. लेट अस सी. पार्ट डिलीवरी
ये दो केसेस बन जाते हैं। एक बन जाते हैं जिसमें नो सवेरेंस, नो सेवेरेंस, और इसमें जिसमें सेवेरेंस है। कैसे हुआ क्या? मैंने जब आपको बोला कि यार 1000 kgs ऑफ राइस, पेमेंट आफ्टर डिलीवरी, पेमेंट आफ्टर डिलीवरी, जब पेमेंट आफ्टर डिलीवरी की बात आ जाती है तो इसका मतलब ये हो जाता है यार कि अगर मेरी पेमेंट नहीं आ रही तो मैं, मतलब मैं तब तक अनपेड ही नहीं बन रही हूं। मैं अनपेड बनने का हक ही खो चुकी हूँ, टेक्निकली अनपेड बनने का हक खो चुकी हूँ, तो मतलब लियन का हक खो चुकी हूँ। अगर अनपेड बनने का हक खो चुकी हूँ तो लियन बनने का हक खो चुकी हूँ, लियन एक्सेस करने का हक खो चुकी हूँ। अब लियन एक्सेस का हक करने का जब मैं हक ही खो चुकी हूँ, तो टेक्निकली अगर मैंने सपोजिवली मैं ये नहीं बोल सकती कि सर पार्ट डिलीवरी होगी, ये 500 केजी किलो पहुंच गया, पैसे नहीं आए अभी तक, मैं लियन एक्सेस कर रहा हूँ, मैं बाकी 500 दूंगा नहीं, क्योंकि आपने पहले ही, आपकी कॉन्ट्रैक्ट से पता लग रहा है योर इंटेंशन वाज टू वेव ऑफ योर राइट ऑफ लियन। ठीक है, अब बात ये जाती है सेवेरेंस की तरफ। हुआ क्या था, हमने बोला था कि यार supposedly delivery was to A has to deliver B 1000 kgs of rice, इसमें से डिलीवरी was to be done in 5 installments, 5 installments, जिसमें से पेमेंट was to be done after every installment। ठीक है, 200 kgs each। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हुआ क्या, फर्स्ट गई डिलीवरी, पेमेंट आ गई, सेकंड गई डिलीवरी, पेमेंट आ गई, थर्ड गई डिलीवरी, पेमेंट नहीं आई, थर्ड डिलीवरी की पेमेंट नहीं आई। ठीक है, इन सच केसेस द बायर कैन रिटेन एक्सरसाइजेस लियन ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ डिलीवरी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है, ऐसे ले लो इसे, अगर ऐसा है कि पेमेंट पहले आनी डिलीवरी बाद में। ठीक है, अगर पेमेंट पहले होनी है, जैसे कि पहले इसकी पेमेंट हुई 200 चला गया, फिर इसकी पेमेंट हुई फिर 200 चला गया, इसकी पेमेंट हुई 200 चला गया, इसकी पेमेंट ही नहीं हुई तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज का थोड़ा सा ट्रिक क्या आ जाता है, क्वेश्चन था कोई ऐसा जिसमें पता है क्या बात बोली गई थी, इसमें बोला गया था थर्ड डिलीवरी की पेमेंट हुई, पेमेंट करते ही बंदा इंसॉल्वेंट हो गया। थर्ड डिलीवरी करी, थर्ड डिलीवरी की पेमेंट करी, अभी डिलीवरी नहीं हुई है और बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या जो सेलर है, क्या वो ये बोलेगा थर्ड डिलीवरी वाले 200 किलो भी नहीं दूंगा? उसे देने पड़ेगी क्योंकि उसकी पेमेंट हो चुकी थी। तो इंसॉल्वेंसी से उसका, इंसॉल्वेंसी के केस पे हम जानते हैं लियन एक्सेस कर सकते हैं जब बंदे का दिवाला निकल जाए। ठीक है, लेकिन जिसकी पेमेंट आ चुकी थी उसकी डिलीवरी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बंदा इंसॉल्वेंट हो भी गया तो भी। बस ऐसा क्वेश्चन था मुझे। ठीक है, ओके। नॉन सेवरेंस पे भी लगेगा, एग्जैक्टली सब पे अगर पेमेंट ही होगी ना फिर बात खत्म है ना यार। हाँ, हाँ जी, तब तो वो वाला नीचे आ जाएगा ना, हम लिए इंसॉल्वेंसी वाले प्रॉपर एंगल उसमें चल जाएंगे। इस केस में ऐसे था कि लियन के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन के अंदर ही ऐसी हुई स्टेटमेंट थी। दैट इज व्हाट आई वाज जस्ट रिकॉलिंग। ओके, प्लीज राइट डाउन समथिंग। बेसिकली इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ओनली द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज हैज टू बी सीन। आपके अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या ये अगले वाले पे लियन एक्सेस कर पाएगा कि नहीं। हो सकता है 500 कर दी हो, 500 पे लियन एक्सेस कर लूं क्योंकि हमारा अग्रीमेंट ऐसा था। ठीक है, इफ द पार्ट ऑफ द गुड्स आर डिलीवर्ड, if the part of the goods are delivered, but the part of the goods are delivered, but it has been agreed between the parties, has been agreed between the parties that the payment has to be made against, that payment has to be made against whole delivery of goods only, whole delivery of goods only, comma, seller has no lien under this section, जी only, comma, the seller has no lien under this section.
but this lien may be exercised upon the insolvency of the buyer. तब तो नया ग्राउंड ही राइज हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Where the goods are deliverable, सेक्शन 48 की डिक्लेरेशन हेडिंग डाली हुई है ना 48. हाँ जी. Where the goods are deliverable by installments, which are to be separately paid for, comma, the seller cannot retain the installments which are to be separately paid for, comma, the seller cannot retain the installments already paid for by the reason of non-payment of price, of residue of goods, comma, though he may, on the buyer's insolvency, retain any installments not paid by the buyer. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ 49 पे. टर्मिनेशन ऑफ लियन. ये पेपर में क्वेश्चन आता है, प्री में तो बहुत बार आता है. टर्मिनेट कब कब हो सकता है? The unpaid seller of goods loses his lien thereon. अब उसका हक मर जाना है लियन एक्सरसाइज करने का. पहला, when he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods. जब क्या करा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जब सामान आपको पकड़ा दिया इस नियत से कि दिया उसे, I did not reserve my right of disposal, so immediately with immediate effect you are losing your right of exercising lien as well. Next, when the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods. अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया, मैं ही डिलीवरी कलेक्ट करने आ गई आपके घर पे, ठीक है, और मैंने उन चीजों की पोजेशन ले ली. तो जैसे ही वो मेरी चीज में लॉफुली मेरी पोजेशन में आई वो चीज, लीन खत्म. ठीक है. नेक्स्ट, बाय वेवर देयर ऑफ. अगर आपने खुद ही वेव ऑफ कर दिया, इसको सेक्शन 53 के साथ देखेंगे डिटेल में. ठीक है, कि आपने खुद ही अपना राइट वेव ऑफ कर दिया कि यार ये वेवर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. ठीक है, आपने वो आगे गुड्स बेच रहा है, उठा के आप उसे बेचने दे रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे कि पता लग रहा है योर इंटेंशन इज नॉट टू रिजर्व दैट राइट, यू आर लेटिंग दैट हैपन. इन सच केसेस आल्सो वी बिलीव कि आपने यू हैव टर्मिनेटेड योर लियन योरसेल्फ. ठीक है. डू वन थिंग, दिस इज सेक्शन नंबर 49, राइट? I have to give you this general dictation also, and 49 के साथ भी dictation है. इसको एक बार खत्म कर दो प्लीज लिख लो. इजी है 49 वैसे. The unpaid seller of goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods. तो हुआ क्या, सेलर के फेवर में आ गया डिक्री. ठीक है, क्या कि ओके हुआ क्या, मैंने सामान बेचा आपको, मैं अनपेड रह गई. ठीक है, आपने मेरा सामान नहीं दिया. ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया श्रद्धा, अनिकेत पे श्रद्धा द प्राइस. आपने मेरे पैसे नहीं दिए थे, अनिकेत के अगेंस्ट मेरे फेवर में कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, आई एम द डिक्री होल्डर, कि श्रद्धा को पैसे दो अनिकेत. ठीक है, और मियरली बिकॉज मेरे फेवर में डिक्री आ गई है, क्या मेरा लियन मर जाएगा? नहीं मरेगा, बस ये लाइन. ठीक है, ओके. मतलब merely because I am getting a decree by the court in my favor that I am going to get money, but still I have not received my money.
The moment I received my money, my lien will end only then. ठीक है? हाँ जी. Please write down. इसको ना the one I'm going to dictate you is a mixture of what we have done so far. It includes 49, थोड़ा सा 47 का gist भी है, everything. ठीक है? Yeah. Lien is subject to the provisions of this act. Subject to the provisions of this act. Full stop. It means the retaining of goods. Means the retaining of goods or refusing to deliver them. Or refusing to deliver them until price in respect of them has been paid by the buyer. Has been paid by the buyer. So, lien depends on actual possession. Lien depends on actual possession and not title. And not title. And is not affected by. And is not affected by his having parted with the document of title capable of transferring the title. Capable of transferring the title. Clearly because उसने document दे दिया, इसका मतलब ये नहीं माना जाता कि possession दे दी है. हमने अभी example भी देखा था ना. रुको. Lien depends on actual possession and not title. ठीक है? And is not affected by. किस चीज से असर नहीं हो रहा लियन पे कि मैंने I have parted with the documents जिससे मेरा टाइटल ट्रांसफर हो रहा है. ट्रांसफरिंग द टाइटल बन रहा है. सेंस बना के देखो एक बार. Next paragraph. Seller may have given a bill of lading. Seller may have given a bill of lading which passes the legal property in the goods. The legal property in the goods. Or he may have given a delivery order which though THOUGH does not pass the legal title or property in the goods comma enables the person receiving it to acquire possession of the goods and acquire title in that way comma but whatever he has done in that respect comma does not destroy his right of lien as long as he keeps the possession of the goods
as vendor or bailee, etc. As vendor or bailee, etc. Under section 47 clause 2, next paragraph, next line में आना. Under section 47 clause 2, an unpaid seller can exercise his right of lien, even though his right of lien, even though his character of a vendor has ceased. His character of a vendor has ceased and has become a bailee. Has become a bailee or agent for the buyer. This is making more sense. Agent has become a bailee or agent for the buyer. Accordingly, full stop, accordingly, it has been held that, accordingly, it has been held that giving a delivery order, giving a delivery order by a seller to a buyer, by a seller to a buyer, does not itself, does not itself give, does not itself give buyer such a possession, does not itself give buyer such a possession of the goods as to defeat the sellers, as to defeat the seller's lien for the price. Seller's lien for the price. ठीक है, ये जो हमने लिखा है, हमने 47 क्लॉज 2 में देख रहे थे, इट जस्ट सेड कि मैं सेलर नहीं रही अब, ठीक है, मैंने सेलर बेचा, उसके बाद मैं सेलर का सामान रख रही हूँ दुकान में, मैं वही दुकानदार हूँ, गाड़ी ले गए आप, ओनरशिप आपका ट्रांसफर होगी, मैं बेली हूँ आपकी. वो वाला 47 क्लॉज 2 में एग्जैक्टली एग्जांपल फिट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. सेलर कैन एक्सरसाइज लियन ओनली इन 3 केसेस. Seller can exercise lien only in 3 cases. First, A. When goods are sold without any stipulation. When goods are sold without any stipulation as to credit, as to credit. So, according to section number 32, so according to section number 32, it was reciprocal promise. 31, 30, reciprocal था, I think. 31 reciprocal. एक हाथ ले वो वाला, ठीक है. When goods are sold without any stipulation as to the credit. So, according to section 32, in the absence of agreement to the contrary, in absence of agreement to the contrary, comma, price and delivery, price and delivery are concurrent conditions. Price and delivery are concurrent conditions. Stop. If no condition of credit, if there is no condition of credit, then the seller expects the buyer, then the seller expects the buyer to pay the price against the goods. Pay the price against the goods. Clause B. Where the sale is on credit, इक्विटी सेल करिए. हाँ,
of being unpaid, you're asking. Generally, you ask. Entire sale of goods are. जैसे ओनर बनाते हैं, अगर शेयर इंक्लूड है, प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, तो मतलब होगा। यार मेरे को ना ऑनलाइन से बताऊं ना, मेरे को इक्विटी ढंग से याद, मतलब इक्विटी का ट्रांसफर का प्रॉपर प्रोसीजर याद है ना, मुझे डिबेंचर्स वर्ड पढ़ा हुआ है, याद नहीं है कुछ। आपने भेजा था मुझे, हाँ 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 हाँ, मतलब एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वाइज आई एम नॉट वेरी क्लियर विद दैट। 40, okay. Clause B, where the sale is on credit, where the sale is on credit, it operates as a waiver, it operates as a waiver on the waiver on the of the lien, of the lien, yes, during the currency of the credit, during the currency of the credit, but in case the goods are left in seller's possession, the goods are left in the seller's possession till the credit has expired, comma, the lien revives. अगर उधारी खत्म होने तक सामान मेरे पास ही पड़ा है, उधारी का टाइम खत्म होने तक, the lien revives after the expiry of credit period, revives after the expiry of credit period, even though the buyer is, even though the buyer is not insolvent, not insolvent. Third, in case the buyer turns insolvent, in case the buyer turns insolvent before the price is paid, and if the seller has, and if the seller has the possession of goods, comma, he is entitled to retain the goods, he is entitled to retain the goods even if the goods are sold on credit and the term of credit has not expired. अब सेक्शन 49 हेडिंग डालो स्पेशली, और उसके अंदर जो वेवर वाली बात थी ना उसके बारे में लिख लो, बाकी सब बहुत ही बेसिक है। ये सारा जनरलाइजेशन था, पहले बोला था मिक्स है सारा कुछ। अब स्पेसिफिकली 49 के वेवर वर्ड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखवाना है, सारा कुछ जो तो करें, नहीं नहीं एंटायरली, एंटायरली 47 to 49, ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू सा है पूरे लियन के बारे में। अब 49 के स्पेसिफिकली वेवर वर्ड जो है कि वेवर एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, उसके बारे में लिखवा लेंगे, ठीक है। क्या लिख लोगे आप? 49 1 का सी, 49 1 सी, ठीक है। वेवर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, स्टॉप, देयर कैन बी an express agreement between the parties, there can be an express agreement between the parties
that the seller will not exercise lien, that the seller will not exercise lien if the price is not paid. If the price is not paid. Next line. Following are the cases which provide for implied waiver. Provide for implied waiver. First clause. When the goods are sold on credit, comma, during the currency of credit period. Currency means pendency. Yeah, during the currency of credit period. तो आप implied waiver के अंदर, implied waiver का मतलब ही क्या है यार, कि हमने लिया नहीं, एक्सरसाइज करनी, हमने छोड़ दिया हक. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहला क्लॉज क्या लिखा, ये उसके अंदर यहाँ पे फिट अलग भी लिखा गया और इसके अंदर भी फिट कर रहा है. क्या कर रहा है फिट, कि यार अगर आपने गुड्स उधार पे दे दिए थे तो जब तक उधार का टाइम है तब तक हम मानेंगे अपने अपने लियन का हक खुद गवाया है. ठीक है. सेकंड, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ क्रेडिट पीरियड. नेक्स्ट, seller takes a bill of exchange, seller takes a bill of exchange for a price which is payable at some future date, is payable at some future date, comma, the period during currency of the bill, the period during currency of the bill amounts to implied waiver, amounts to implied waiver. हुआ क्या, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया जिसमें मैंने लिख रखा था मैं पैसे दूंगी अगले महीने. ठीक है, तो उसमें फ्यूचर डेट है. ठीक है, तो टेक्निकली यू आर इम्प्लाइडली आपने वेव ऑफ कर दिया अपने लिए एक्सेस करना जब तक वो डेट नहीं आ जाती. क्रेडिट वाली सेम बात है, सिमिलर बात है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, इफ सेलर असेंट्स टू सब सेल, इसको लिख लो, सेक्शन 53 के साथ समझ आएगा ये. इफ सेलर असेंट्स टू सब सेल, इस ब्रैकेट में सेक्शन 53 लिख लेना. 53 का कॉन्सेप्ट पूरे अनपेड सेलर के कॉन्सेप्ट में से एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 53 है थोड़ा सा. दैट्स इट, वहां पे जाकर समझाऊंगी. नेक्स्ट, फोर्थ, if the seller parts with the document of title, so as to exclude his title by estoppel, under the provisions of section 27. कॉन्डक्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब उसका कॉन्डक्ट ही ऐसा है जिससे साफ साफ इंप्लाई हो रहा है कि यार ही इज नॉट कीन टू एक्सरसाइज लियन. नेक्स्ट, इफ द सेलर wrongfully refuses to deliver the goods, ब्रैकेट में लिख लेना, buyer has already paid the price, तभी तो wrongful होगा ना. such a refusal, हाँ जी ब्रैकेट के बाहर, such a refusal being repudiation of the contract, or if the seller wrongfully converts the remaining goods for his own use
Then in such a situation, it is an implied waiver of lien. इसका मतलब क्या है? हुआ क्या? जब आप रॉन्गफुली किसी को सामान नहीं दे रहे हो, उसने पैसे आपको दे रखे हैं, आप फिर भी सामान नहीं दे रहे हो, तो टेक्निकली इसको लियन नहीं माना जाएगा, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, वो वाले सारे रेप्यूटेशन ऑफ डैमेजेस आप 73 आईसी के अकॉर्डिंग क्लेम करते हो। यहाँ किसी का सामान अपना बना के यूज करने लगे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन, दिस इज नॉट लियन। चलें आगे। ठीक है, डिक्री वाला 49(2) क्लियर है ना? क्लियर है ना? स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे चल रहे हैं एसआईटी पे। ठीक है, तो टेक्निकली हमने स्टार्ट करी हमारी जर्नी सेक्शन नंबर 45 से। 45 में हम बताया अनपेड सेलर होता कौन है, उसके राइट्स कौन कौन से होते हैं 46 में पता लगे। ठीक है, सबसे पहला राइट 47 राइट ऑफ लियन पता लगा, पार्ट डिलीवरी का क्या सीन था 48 में पता लगा, और 49 में हमने टर्मिनेशन ऑफ लियन देख लिया। 50 से हमारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट होने लगा। ठीक है, आ जाओ। और आपको पता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एक ही रीजन होता था, इंसॉल्वेंसी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगेन आई आस्क्ड यू टू मार्क इट, है ना, प्री के लिए। Subject to the provisions of this act, when the buyer of the goods become insolvent, the unpaid seller has parted with the possession of the goods. तो मतलब इतनी चीज तो हमें समझ आ रही है कि यार जो बंदा एसआईटी एक्सरसाइज करना चाहता है, he must have parted with the possession. उसके पास ही पड़े तो वो लियन करेगा ना, मेरे हाथ से गए तो मेरे पास से ये राइट अराइज हुआ है। ठीक है, he must have parted with the possession of the goods, has the right of stopping them in transit, that is to say he may resume possession. रास्ते में रोकेगा, वापस अपने कब्जे में ले लेगा, resume कर लेगा possession अपने पास of the goods as long as they are in the course of transit, provided ये तब से सिर्फ तब कर सकता है अपना राइट, ये वाला एसआईटी का एक्सरसाइज जब वो गुड्स ट्रांजिट में है, तभी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। अब ट्रांजिट कब कब रहता है, ये अगला सेक्शन है। इन्होंने ये बात बता के ना उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेक्शन में दी है। ठीक है, 49A। हाँ जी, डिफरेंस बता दो दोनों में। सेकंड रुको, द अनपेड सेलर को लूजेस लिया जाएगा, सिमिलर। देखो ना, लियन कब खत्म हो जाना है, जब गुड्स रास्ते में चल जाने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क क्या आ रहा है, ये देखो, when he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer। अब यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना सा आ जाना है, बात बिल्कुल ठीक है। देखो, हमने पढ़ा सबसे पहले होता है लियन। लियन कब खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कब हो जाता है, जब वो गुड्स हमारे हाथ से गए। यही तो इन्होंने बोला, इन्होंने 49(1)(a) में यही बोला, जैसे गुड्स आपके हाथ से गए लियन खत्म, है ना। गुड्स हाथ से जाने का मतलब क्या हो गया कि वो गुड रास्ते में आ गए। ठीक है, अब रास्ते में एक्चुअली है कि नहीं ये बताएगा 51। बस इसको रीड इट लाइक दैट। 49 सेज लीन खत्म, लीन, लेकिन वहां पे टर्म देखो ना 49(1)(a) में क्या है, इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन द बायर। ठीक है, नहीं बिल्कुल आपका जो आप ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप कैसे कर सकते हैं आपको पता है। क्वेश्चन जब आता है ना हमें पेपर में कि एसआईटी बिगिंस वेयर लियन स्टॉप लियन एंड्स, तो यही नहीं है एग्जैक्टली वो, कि लियन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे नया 50 अराइज हो रहा है, यही बिल्कुल यही है। हाँ जी, राइट राइट। अच्छा, विदाउट द राइट ऑफ रिजर्विंग, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 49, हाँ, पार्ट, अरे पार्ट पार्ट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, पार्टेड का मतलब है आप अलग होना, पार्ट का मतलब पार्ट नहीं है, पार्ट मीन्स अलग होना, डिफरेंट पार्ट वेज वाला। ठीक है, ओके, गॉट योर क्वेश्चन, गिव मी 1 minute। So preserving the right of disposal of the goods, ठीक है, even if it reserves the right of disposal of the goods,
in the transit, and I have supposedly reserved the right of disposal of the goods. That it means. दोनों दोनों पे हाउ लेट अस सी. अब देखो मैंने जब गुड्स रास्ते में भेजे, ठीक है, लियन एक्सरसाइज करने का हमारा हक बेसिकली तब है ना जब पोजेशन है अपने पास. इसमें हमारे पास पोजेशन नहीं है, चाहे हमारा राइट हो उसको डिस्पोज ऑफ करने का, चाहे हमारे पास नहीं हो, हमारे को कोई फर्क नहीं है. हमारे पास रास्ते, हमारे हाथ से चीज जा चुकी है, ठीक है. जैसे ही हमारे हाथ से चीज गई वो रास्ते में आई. रास्ते में अब घर बैठे बैठे हम चाहे उसको जैसे कि सपोजिबली मैंने रिक्शे वाले को बोल रखा था कि मैं फोन घुमाऊंगी तो वापस आ जाना, ठीक है, मींस आई हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल. अगर मैं रिक्शे वाले को ऐसा नहीं बोल रखा था, आई हैव नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, इन दोनों केसेस में आप एसआईटी तो एक्सरसाइज कर ही लोगे ना, ऐसा बनेगा, ठीक है. ओके, यस, हाँ फिर भी हो जाएगा. यस फिर जी कैरियर जी यस हाँ जी. अभी ना हम आगे चल के जो एग्जांपल्स पढ़ने लगे हैं ना, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा क्या बायर का एजेंट एक्चुअली हो सकता है. अगर कई बार ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कि बायर के एजेंट को समान जाते ही माना जाता है एसआईटी खत्म. जैसे बायर के एजेंट, अब सोचो आप बायर के एजेंट हो, आप आ गए हो मेरे पास सामान लेने, है ना, मैंने आपको सामान पकड़ाया, हम ट्रांजिट ही मानते, हम मानते ट्रांजिट ही खत्म. आपने बायर के एजेंट को दे दिया, वो बायर का एजेंट था, ठीक है. तो इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट डू यू कॉल इट, द कॉन्ट्रैक्ट ओनली. 23 2 यस, ठीक है, यस. लेकिन वहां पे स्पेशली मेंशन वर्ड क्या था, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, ठीक है. वी टेक इट दैट वे कि यार बायर ने चाहे बताया हो, बायर का बंदा हो, बायर के जान पहचान का बंदा हो, चाहे ना हो, वो स्पेशली वर्ड वहां पे लिखा गया. एग्जैक्टली, यस. बायर के एजेंट को देते एसआईटी खत्म हो गई, ठीक है. क्योंकि हमने मान लिया कि सामान की डिलीवरी तो हो गई बायर को. आप मुझे 51 पढ़ने थे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है 51 में एक पॉइंट ऐसे का आने लगा है जिसमें ये बताया गया कि एक्चुअली क्या हमारा ट्रांजिट खत्म हो रहा है उसको देते ही, क्योंकि ट्रांजिट वो तो शिप वाला है ना. Let us just read it once. Maybe I think we will cater to that. All right. Goods are deemed to be in the course of transit. अब आ गया. अच्छा, लास्ट लाइन थी as long as they're in the course of transit and may retain them until payment or tender of the price. Okay. 51 पे आ जाओ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट. गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट फ्रॉम द टाइम when they are delivered to a carrier or other वेली. पक्का इंडिपेंडेंट एजेंट्स के लिए लिख लो ब्रैकेट में, 100% वर्क ओनली फॉर इंडिपेंडेंट एजेंट्स. ये जो पहला पैराग्राफ है ना 51 का 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि उस बंदे को दे, उसके बंदे को दे दिया तो मतलब तक उस तक पहुंच गया. इंडिपेंडेंट रिक्शे वाला, नॉर्मल ऑटो वाला, तो सेलर की तरफ से जाएगा, वही हो गया. अगर मेरा अपना बंदा नहीं है तो मैंने नॉर्मल रिक्शे वाला हायर कर लिया. मेरे अपने ट्रक है तो ठीक है, नहीं मैंने नॉर्मल ट्रक वाले को हायर कर लिया. वो कंपनी के होते हैं इंडिपेंडेंट. अगर हमने हायर कर लिया, मैंने नॉर्मल सपोजिटली आप तक सामान पहुंचाना है, मैंने डिलीवरी वाले, हाँ डिलीवरी वाले, मैंने सिर्फ शिप रॉकेट डिलीवरी कुछ भी कर दिया, है ना, ठीक है. अब देखो एक बार, अब उस एंगल से पढ़ के देखना इसे कि इंडिपेंडेंट एजेंट है, उस एंगल से एक बार सारे रीड करते हैं. गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट, रास्ते में कब माने जाएंगे, फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर वेली. कैरियर को दिए गए या अदर वेली कौन है यहाँ पे, कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंट, सपोजिबली वेयर हाउस कीपर ओनली, ठीक है. उसको गुड्स जैसे ही पकड़ाए गए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, comma, until the buyer or his agent in that behalf takes the delivery of them. तो बायर या उसका एजेंट जब तक डिलीवरी ले नहीं ना जाता, एग्जांपल ले लो, आप ऐसे ले लो, अनिकेत मेरा बायर है और आप उसके एजेंट हो, एजेंट है अनिकेत का, ठीक है. अब हुआ क्या, मैंने सामान डिलीवर करना है पुनीत को, ठीक है, सॉरी अनिकेत को, अनिकेत मेरा बायर है, मैंने सामान डिलीवर करना है पुनीत को, अनिकेत को,
ठीक है, आप अनिकेत के एजेंट हो, ठीक है। अब अगर मैं सामान आपको ही दे देती हूँ, माना जाएगा अनिकेत को चला गया? इसलिए इन्होंने बोला है इस केस में जो बंदे या बात है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने सामान पकड़ाया सपोजिटली प्रीति को, अब प्रीति को सामान पकड़ाया, प्रीति ने क्या करा है, वो सामान अदर बेली की तरह होल्ड करके रखा हुआ है या नॉर्मल कैरियर की तरह होल्ड करके रखा हुआ है। अब जब तक वो सामान उसके पास है, ट्रांजिट चल रहा है। जैसे ही उससे सामान पुनीत ने या निकेत ने कनेक्ट कर लिया, ट्रांजिट खत्म हो गया। एग्जैक्टली यही है क्लॉज 1। वो लियन है ना, लियन एक्सरसाइज, लियन खत्म हो रहा है। लियन कब खत्म हो रहा है? जैसे ही वो सामान किसी के पास, पोजेशन चली गई हमारी तरफ से, हमारे हाथ से निकली चीज खत्म। वहां पे सिर्फ ये लियन का टेस्ट पोजेशन है, एग्जैक्टली ठीक है, कि ओनरशिप उसकी और हमारे पास पोजेशन है, तुम लियन कर सकते। जैसे लियन, जैसे हमारे हाथ से चीज निकली, पोजेशन खत्म। ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। एंड वी डू नॉट रिजर्व एनी राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। हमने सपोजिटली हमने क्या करा है, हमारे पास घर पे जगह नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, एक सेकंड, हमारे पास घर में जगह नहीं है, सामान बड़ा तगड़ा है, ठीक है। हमने एक वेयर हाउस कीपर को अपने हायर करा, पैसे पल्ले से दिए और सामान उसके पास रखवा दिया, ठीक है। आप वेयर हाउस कीपर हो, मैंने आपके पास सामान रखवा दिया निकेत, ठीक है। अब खरीदार कौन है? पुनीत है, ठीक है। अब पुनीत के पास पोजेशन नहीं गई है, सामान ऐसे बंदे पास पड़ा है जो इसका बंदा नहीं है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा है ना। तो टेक्निकली ऐसे केसेस में क्या मैं लियन एक्सेस कर पाऊंगी? आंसर इज यस, because I have reserved the right of disposal technically. I have not handed over the goods to Puneet's agent. ठीक है, I have handed over the goods to an independent agent. ठीक है, as soon as the goods are transmitted to his agent, I cannot exercise lien or SIT for that matter. lien एक्सेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड अपने बंदे पास पड़े हैं ना, हमारे घर पे जगह नहीं है, तो वो आपकी वो क्या, व्हाट डू यू कॉल इट, इम्प्लाइड पोजेशन है, ठीक है। ये इम्प्लाइड पोजेशन है कि आपने अपने ऐसी जगह पे रखवाए क्योंकि आप जेब में नहीं रख सकते, सिंपल, ठीक है। तो पोजेशन तो आपके पास ही है, ओनरशिप उसके पास है, पुनीत पास, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पुनीत के पास ओनरशिप, आपके पास पोजेशन, यही दो एसेंशियल से लियन के, ठीक है। जैसे ही वो उस पोजेशन से निकल जाएंगे आपकी, तब वो लियन खत्म हो जाएगा, फिर एसआईटी शुरू हो जाएगा। और सपोजिबली रास्ते में लेके जा रहा है, इंडिपेंडेंट कैरियर लेके जा रहा है, और पुनीत ने रास्ते में पकड़ लिए, ठीक है। जैसे पुनीत ने पकड़े, इंडिपेंडेंट जब तक थे तब तक मैं एसआईटी कर सकती थी, जैसे ही उसके ना पुनीत या पुनीत के एजेंट ने पकड़ लिए, तो मेरा एसआईटी वहां पे खत्म हो गया। टेक इट लाइक दैट, ठीक है। आई थिंक दैट विल डू, राइट। आप देखो, अब पता है यहाँ पे क्या सीन है। जैसे ही एक और चीज है, जैसे ही वी सेंड द गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में निकल पड़े ना गुड्स, वो एसआईटी बन जाता है, वो लियन खत्म हो जाता है। द मोमेंट द गुड्स आर इन रास्ते, इन मतलब ऑन द वे, है ना, ऑन द वे, नेक्स्ट लाइट राइट, लियन एंड्स, यस। हाँ जी, आप ये चीज समझो ना, ऐसे देखो ना, आई गेट योर पॉइंट, लेट अस सी। सपोजिवली मैंने क्या करा है, मैंने गुड्स ट्रांसफर करने हैं अनिकेत को, एक इंडिपेंडेंट एजेंट ले लेते हैं हम, सपोजिवली जी ले लिया हमने, एक इंडिपेंडेंट एजेंट, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने गुड्स ट्रांसफर करने हैं अनिकेत को, तो इन्होंने बोला है 49(1) के अकॉर्डिंग कि श्रद्धा टर्मिनेशन हो जाएगा लियन का, कब हो जाएगा टर्मिनेट, अगर गुड्स, let us see the, when he delivers the goods to a carrier, when Shraddha delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer। जैसे ही मैंने इसको पकड़ाए, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। अच्छा, तो आपका पॉइंट है कि विदाउट रिजर्विंग क्यों लिखा गया, ऐसा है ना? अगर उसने करे होते तो ये सवाल है ना, पर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया। कम अगेन सॉरी जी। हाँ, राइट,
हाँ हाँ फर्स्ट 25 वन हाँ राइट राइट मैं समझ रही हूँ लेकिन ना फिर भी मेरे को क्वेश्चन में समझ गई आपका वो एक्चुअली पॉइंट है ठीक है लेकिन व्हेन वी ट्राई टू फिट इट ओके मुझे लग रहा है इन्होंने ये लाइन पता है क्यों लिख दी है विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल विदाउट रिजर्विंग तो मतलब मुझे बोला जा रहा है कि श्रद्धा तेरा लियन एंड हो जाएगा जैसे तूने गुड्स पकड़ाए जी को और किसको देने के लिए निकेत को देने के लिए ठीक है तेरा लियन एंड हो जाएगा प्रोवाइडेड बाय श्रद्धा यू डिड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ठीक है if I did not reserve the right of disposal, what if I reserve the right of disposal? Supposedly मैंने बोला जी को कि पहले नहीं कहते पैसे पकड़ना फिर सामान देना I have reserved the right of disposal. Now what? ये सवाल है ना जी को जब बोला कि से लेना फिर सामान देना it means सवाल यहाँ पे आता है does it mean that I've parted with the possession? If this question is answered, a lien will be answered. हाँ right. हम्म 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 तो मतलब पोजेशन मतलब ये माना जाएगा कि पोजेशन उनके पास ही है ऐसा हाँ कि वो रिजर्व कर सकते हैं अच्छा लेकिन यार फिर तो पोजेशन वाला एसेंशियली इधर उधर खेल रहा है हाँ राइट हाँ तो मतलब हम अगर पोजेशन को बहुत ही वाइडली इंटरप्रेट करें कि यार अगर आपने अपने बंदे को राइट ऑफ जैसे अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया तो मतलब आपने पोजेशन रिजर्व कर लिया अगर इसको ऐसे इंटरप्रेट करें हाँ लियन टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि सेंस तो बना रहा है कंप्लीटली बना रहा है राइट 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 मतलब विद रिजर्विंग होता तो ये टर्मिनेशन ना होती if by rights obtained possession of the goods disposed by the buyer लेकिन फिर ये लाइन कैसे बनती है कि जैसे ही गुड्स डिस्पोज हो जाते हैं बायर द्वारा ऑटोमेटिकली लियन टर्मिनेट हो जाती है एक एक क्वेश्चन या एक लाइन पढ़ते हैं हम बहुत बार कि एज सुन एज द गुड्स आर डिस्पोज ऑफ बाय द बायर बाय द सेलर मैंने गुड्स डिस्पोज ऑफ कर दिया अपनी तरफ से जनरल लाइन सिर्फ ये होती है कि गुड्स डिस्पोज ऑफ करे तो लियन टर्मिनेट्स ऑटोमेटिकली है ना लेकिन फिर लेकिन क्या हम उसे एक्सेप्शन बनाएंगे फिर इस चीज को लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल की बात ही नहीं ना आई अच्छा ओके इम्प्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चन तो अप्रोप्रिएशन वाले में 25 was example of 23 टू 23 टू किसके एग्जांपल से राइट राइट रिजर्व कैसे करते हैं उसके एग्जांपल से सिर्फ 25 में ठीक है तो आपने क्या लाइन बोली अभी हाँ वो अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया यार वो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया सारा वो तो छोड़ दो आप
उधर एक मिनट छोड़ो, सिर्फ 49(1) की लास्ट लाइन को पढ़ो ना, एक बार 25 में मत जाओ, फिर भी कंफ्यूजन आ रही है यार। नहीं नहीं, अभी करेंगे इसे रिजॉल्व। आप समझ 25 को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि 25 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इट डील्स विद ओनरशिप। व्हाट वी आर डीलिंग राइट नाउ, हमें पता है ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, एक कंडीशन यही है, लिए में आने की कंडीशन यही है कि ओनर आप ओनर नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है ना। ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो चुकी है और गुड्स मैंने अपने एक रिक्शा वाले को दे दिए हैं आप तक पहुंचने के लिए, पर मैंने बोल दिया पहले पैसे पकड़ना। बस यही आंसर बन रहा है, यही सवाल बन रहा है कि यार मेरा कॉन्शियस क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही है इस चीज। हाँ जी, राइट राइट, हाँ जी। लेकिन लेकिन अब ये देखो, जब आप मेरे घर पे आए, अब मेरी दुकान पे आए घड़ी खरीदने, अब घड़ी खरीदने आए, आपने पेमेंट नहीं करी अभी, ठीक है, लेकिन आपने बोला ये घड़ी फाइनल मेरे घर पे 10 तारीख को भेजना, ठीक है। तो घड़ी थी, सेक्शन 20 के एसेंशियल्स पूरे कर रही थी, ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट में थी, स्पेसिफिक गुड थी और अनकंडीशनल थी, अनकंडीशनल थी। ये आ गया, हो गया, ठीक है, हो गया रिजॉल्व, ठीक है, हो गया रिजॉल्व। तो टेक्निकली जितनी मेरी समझ बनी है, सारी स्टोरी तो ऐसे बनेगी इसकी, जैसे ही हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन कौन सी लगा दी कि रिक्शे वाले को बोल दिया पहले पेमेंट लेना, तो सेक्शन 20 के हिसाब से ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि अनकंडीशनल नहीं रहा। सेक्शन 20 के 3 एसेंशियल थे, क्या थे? पहला अनकंडीशनल, दूसरा स्पेसिफिक और तीसरा डिलीवरेबल स्टेट, है ना। तो कोई भी चीज को यहाँ पे फिट करने के लिए मतलब ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, है ना। हमने सोचा, मैंने क्या सोचा, मैंने इस चीज को कंसिडर नहीं करा और मैंने मान लिया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। कंफ्यूज हो रहे हो ना थोड़ा सा, पक्का समझ आ रहा है? हाँ, तो मैंने मान लिया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अगर हमने शर्त ही लगा दी कि पहले पैसे दो, तो वो तो कंडीशन हो गई। कंडीशन हो गई तो सेक्शन 20 में फिट नहीं करा, 20 में फिट नहीं करा तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो लियन का सवाल ही नहीं आया। फिर ये किसमें जाएगा? विद होल्डिंग डिलीवरी में, विद होल्डिंग डिलीवरी, है ना। 46 के 2 में पूछो, नहीं 46 के 2 में जाएगा विद होल्डिंग में। हाँ बोलो, ठीक है। बता दो। 47(1) का बी, वेट, हाँ जी, जी। देखो मैंने आपको जब उधार पे कुछ दिए, ठीक है, for the purpose of supposedly that okay the payment is going to be done on 3rd March, मैंने आपको कुछ दिए, the payment is to be done on supposedly 30th March, and कैसे हो गई, मतलब I am failing to understand कैसे हो, maybe postponed and everything, राइट, मतलब ठीक है, हाँ ओके, पक्का आ जाओ, वे वो भी 50, 51, duration of transit. The goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailee. गुड्स इंडिपेंडेंट बंदे के पास थे, जब तक बायर नहीं है, बायर के एजेंट ने पकड़ नहीं लिया, तब तक वो ट्रांजिट में ही माने जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ, बायर खुद या उसका एजेंट obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end. रास्ते में मैंने गुड्स अमृतसर जाने थे, मैं जलंधर में पकड़ लिया, थर्ड। और यहाँ पे ना ये जो टर्म है ना, इफ द बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी, ये विद या विदाउट कंसेंट दोनों है, विद या विदाउट कंसेंट,
हो सकता है कि मैंने आपके बंदे को फोन नहीं करा, पीछे से परमिशन नहीं ली, यहाँ पे ले सकती हूँ गुड्स, बट मैंने ले लिए क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि यार देखो मेरे पास वो था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, या मैं ओनर हूँ, मेरे को क्यों नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे ही आपने ये दिखाया कि आप ओनर हो और आपने अपने गुड्स ले लिए, तो माना जाएगा ट्रांजिट खत्म हो गया है। नेक्स्ट, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट, हम क्या करते हैं, हमारा डिलीवरी वाला आया, डिलीवरी वाले ने अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, हमने उसे बोला था इस दुकान पे आ जाना, वो आया वहां तक, द कैरियर और अदर बेली जिसके पास थे उसने एक्नॉलेज करा मुझे, बायर को फोन मिला के आपका सामान आ गया है, और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ, आपका सामान आ गया ना, आपका एजेंट बन गया हूं मैं, ठीक है, एंड होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, मैंने यहाँ पे खड़ा हूं, एंड कंटिन्यूस इन पोजेशन ऑफ देम, कि मैं मेरे पास ये सामान, एज बेली फॉर द बायर और हिज एजेंट द ट्रांजिट इज एट एन एंड, जैसे ही आपको फोन गया ट्रांजिट इज एट एन एंड एंड इट इज इमटेरियल दैट अ फर्दर डेस्टिनेशन, भैया 2 गली आगे आ जाओ, और फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स मे हैव बीन इंडिकेटेड बाय द बायर। ठीक है, तो हम बेसिकली मानते हैं कि एक्नॉलेजमेंट बाय द एजेंट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टू द, यहां से करेंगे कल, विल कंप्लीट सेक्शन 51 एंड हमारा कल 54 तक हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो एक लेक्चर की बात है, तो 2 लेक्चर्स और है टेक्निकली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्रोबेबली आई एम सेइंग अगर इरिटेशंस वगैरह ज्यादा हुई तो 1-2 दिन ऊपर भी एक आधा दिन ऊपर भी लग सकता है, मैक्सिमम 2 इस वीक। हाँ ट्यूसडे, हाँ इस वीक खत्म है, 2 दिन 2-3 दिन। थैंक यू, टेक केयर।